हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न कितना ज़्यादा शानदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक जीवोम हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो प्राकृतिक जीवोम हैं। पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, फिर मैं आपको कोट भी दिखा दूंगी। पहला कह रहा है मरुस्थल, दूसरा कह रहा है टुंड्रा, तीसरा कह रहा है घास स्थल, चौथा कह रहा है पर्णपाती वन, पांचवा कह रहा है टैगा, छठा कह रहा है जल तंत्र, सातवां कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बताइए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से प्राकृतिक जीवोम कौन कौन सा है। और आपके सामने देखिए कोट है, अब आप कोट भी देख लीजिए। ए में देखिए 2 3 1 और जो है फिर से 2 दे दिया है, 4 6 5 7 है। आपका कह रहा है बी में 1 2 3, सी में कह रहा है 1 2 3 5 और 7 और डी में कह रहा है कि सभी। बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा उत्तर। आपके सामने हैं इतने सारे ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हैं जो आपके प्राकृतिक जीवोम हैं। आप सभी को पता है जीवोम का क्या मतलब होता है। जब कई पारितंत्र मिलते हैं तो जीवोम का निर्माण करते हैं। तो आप बताएंगे इसमें से कौन कौन से हैं जो पारितंत्रों के निर्माण से जीवोम का रूप ले सकते हैं और वो प्राकृतिक हैं। आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये 2 बार हो गया है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। आपका 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसमें तो आपका इस हिसाब से, चलिए मैं एक और ऑप्शन हटा दे रही हूँ। आपका ये दोनों हटा दे रही हूँ, 2 3 4 6 5 7, क्योंकि अगर नहीं हटाऊंगी तो 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ए और डी, इसीलिए मैंने इसको अलग किया है। एक में आपका सभी है और ए में आपका पहला नहीं है। बाकी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। तो कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, भारी भरकम भले ही है लेकिन आपका पढ़ा हुआ है तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारे आपके जीवोम हैं। जीवों में मैंने आपको बताया था ना कि मरुस्थल जीवोम भी होता है। देखिए पारितंत्रों के मिलने से बनता है। टुंड्रा भी जीवोम है, यहाँ भी आपके वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। घास स्थल भी है, पर्णपाती वन भी है, टैगा भी है, जलतंत्र भी है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है। ये सभी आपके जीवोम हैं और कैसे जीवोम हैं, प्राकृतिक जीवोम हैं। तो कोई डाउट नहीं बचा, आप सभी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फसली भूमि किस जीवोम का उदाहरण है। फसली भूमि किस जीवोम का उदाहरण है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है प्राकृतिक जीवोम का, दूसरा कह रहा है मानव जनित जीवोम का, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, फसली भूमि किस जीवोम का उदाहरण है। और आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न है, इसमें कोई दम नहीं है। आप सभी को इसका उत्तर पता है तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चा लोग क्या सही हो जाएगा, आपका फसली भूमि मानव जनित जीवोम होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है। कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला कह रहा है जैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पति एवं प्राणी जात को शामिल किया जाता है। दूसरा कह रहा है अजैविक के अंतर्गत प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया जाता है। तीसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों के बीच होने वाले अंतःक्रिया को कहते हैं। और आपका चौथा कह रहा है कि सभी सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा कथन है जो सत्य है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखे हुए सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सबको तो आपको याद कर ही लेना है। हालांकि सारे अंडरस्टैंडिंग के हैं तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी को पता है, ये सारी बातें एकदम करेक्ट हैं। जैविक घटक जिसमें जान होता है, जिसमें वनस्पति और प्राणी जात आते हैं। अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। और जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से ही तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप होता है। तो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे बृहद तंत्र होता है। पृथ्वी का सबसे बृहद तंत्र कौन सा है। पहला कह रहा है जैव मंडल, दूसरा कह रहा है जल मंडल, तीसरा कह रहा है स्थल मंडल, चौथा कह रहा है वायुमंडल। आप बताइए पृथ्वी का सबसे बृहद तंत्र कौन सा हो सकता है। बहुत आसान कॉमन सेंस का प्रश्न है और आप सभी को इसको गलत नहीं करना है बच्चा लोग। चलिए दीजिएगा उत्तर, पृथ्वी का सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है। तो
तो याद रखेंगे क्या आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो सत्य है वो है आपका जैव मंडल। क्योंकि जैव मंडल जो है ये जल, स्थल, वायु इन तीनों तंत्रों के सक्रिय तंत्र को मिला करके बनता है, जिसमें जीव पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसी सक्रिय पट्टी को तीनों तंत्रों से ले करके जैव मंडल का निर्माण होता है। तो ये सबसे बड़ा तंत्र आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। पारिस्थितिकी निकेत अथवा नीचे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले किसने कहा कि प्राकृतिक नीचे या निकेत शब्द का उपयोग किसने किया था? जैसे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टाउंसले ने किया था, ऐसे निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? पहला कह रहा है E.O. विल्सन, दूसरा कह रहा है रिच कार्सन, चौथा कह रहा है जोसेफ ग्रीनले और आपका नेक्स्ट कह रहा है चार्ल्स डार्विन। बताएंगे इनमें से कौन से महानुभाव हैं जिन्होंने सबसे पहली बार निकेत या नीचे शब्द का प्रयोग किया था? आपको उसका नाम बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर आज के बाद से याद कर लेना है, भूलेंगे नहीं। ये नया होगा मुझे पता है, लेकिन अब ये आपके लिए नया नहीं रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 बिल्कुल सही है, जोसेफ ग्रीनले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कह रहा है आवास अस्पष्ट भौतिक गुणों से युक्त होता है जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जीवन के प्रबल रूप से में सम्मिलित होते हैं। दूसरा कह रहा है आवास वह स्थान है जहाँ जीव निवास करते हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकती। चौथा कह रहा है सारी बातें सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा कथन है जो सत्य है? और मुझे पता है कि आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी पॉइंट्स को आयोग ने विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारी बातें सत्य हैं। आवास अस्पष्ट भौतिक गुणों से युक्त होता है जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जीवन के प्रबल रूप से सम्मिलित होते हैं। और आवास वह स्थान है जहाँ जीव रहता है और प्रत्येक जीव का अपना विशिष्ट निकेत होता है और एक निकेत में दो जीव नहीं रह सकते। एक पर्यावास या एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, लेकिन एक निकेत में केवल एक ही जीव रहता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका कूट आधारित है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ये कथन आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि ये करंट बेस्ड IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये करंट बेस्ड है, मैं आपको इसको समझा दूंगी, आपको कोशिश करना है सही करने का। देखिए आपके सामने हैं ऑप्शंस, कूट भी है और प्रश्न के ऑप्शन भी हैं और फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अध्यादेशात्मक है। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कह रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। अब कूट ले लीजिए। ए में है पहला दूसरा, बी में है केवल पहला, सी में है दूसरा तीसरा, डी में है कि सभी। बताएंगे आपका कौन सा है जो सत्य हो जाएगा? आपके सामने है ऑप्शन और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IAS में आया हुआ है और इसमें करंट की चीज़ें भी इंक्लूडेड है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है जो सत्य है? आपका सत्य पूछा है तो सत्य बताना है। देखिए अच्छा, सत्य नहीं बताना है। क्या है जो सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे जो सत्य नहीं है वो केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी आर्द्र भूमियों को नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि वे आर्द्र भूमियाँ जो कि उपयोगी होती हैं जीवों के लिए, जिनको संरक्षण देना फायदेमंद होता है पृथ्वी के लिए, उसी को हम हर दलदली ज़मीन को आर्द्र भूमि नहीं घोषित करते हैं, बल्कि उसी को करते हैं जो जीवों का आवास हो, जहाँ से आपके पर्यावरण का शुद्धिकरण होता हो, जल का संरक्षण होता हो, अशुद्धियों का निस्तारण होता हो। ऐसे क्षेत्र को करेंगे, हर दलदली क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि नहीं घोषित करते। इसलिए आपका पहला केवल गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर बनाया था। हालांकि जो सबसे पहला बनाया गया था नियम वो 2006 में बनाया गया था। 2006 के आधार पे हमने आर्द्र भूमियों को संरक्षण दिया है। उसके बाद आपका 10 आया है, तो इस हिसाब से आपका सही है।
आपका तीसरा भी सही है कि आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र एवं जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि प्राधिकरण निर्धारित करता है। जांच वगैरह करने के बाद जैसा प्राधिकरण निर्धारित होगा वैसा ही होगा। तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला सत्य नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्र को हम वेटलैंड्स घोषित नहीं करते। अगर ऐसा होता तो यूपी में हर साल या इंडिया में हर साल क्यों वेटलैंड्स घोषित किए जाते, मतलब एक ही बार में सारे लैंड को हम क्यों नहीं घोषित कर देते। यानी कि जैसे जैसे जांच होती है और वो लगता है कि हाँ घोषित करना चाहिए, उस हिसाब से घोषित किया जाता है, सभी को कभी नहीं किया जाता। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन द्वारा किस प्रकार की आर्द्रभूमियों का चयन किया जाता है। लीजिए आपके सामने आपके सवालों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे कि कौन से क्षेत्र को हम आर्द्रभूमि घोषित कर सकते हैं रामसर साइट के आधार पे, उनके नियम के आधार पे। पहला कह रहा है कि जल प्रवाही, वहाँ पे जल का जो है वो प्रवाह बना रहे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जल का आवागमन नहीं है। दूसरा, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास, वो पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास हो। तीसरा कह रहा है जैव विविधता की अधिक संभावना, यानी कि वहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है, अगर संरक्षण नहीं देंगे तो समाप्त होगा। वहाँ पे पशु पक्षियों का आवास है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो उनका आवास समाप्त होगा। वो जल प्रवाही क्षेत्र है। और कह रहा है कि सभी बताएंगे बच्चा लोग। देखिए आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हम सबको क्यों आर्द्रभूमि का स्थल घोषित नहीं करते। तो निसंदेह आपकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण हादसों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी किया था कि क्या रीज़न होता है कि घास स्थलों में जो वन पारितंत्र है वो डेवलप नहीं होते हैं, जबकि घास स्थलों में वन उगाने चाहिए, खाली जगह होता है, लेकिन वहाँ पे वन पारितंत्र आसानी से डेवलप नहीं कर पाते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वृक्ष पारितंत्र अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से हादसे को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, यानी कि उस क्षेत्र को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं, किस वजह से। पहला कह रहा है कीट एवं कवकों के कारण। दूसरा कह रहा है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण। तीसरा कह रहा है जल की सीमाओं एवं आग का कारण। चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताएंगे क्या रीज़न है, और आप सभी को पता है क्योंकि मैंने समझाया है। देखिए सारे आईएएस में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी हैं। एक जागरूक इंसान होने के नाते पर्यावरण में घटने वाली चीज़ों के बारे में हमें निश्चित ही पता होना चाहिए। सिर्फ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति भी होना ज़रूरी है, जो तर्क वितर्क भी कर सके, जो हर गतिविधियों को समझ सके कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं नेचर में। तो निश्चित ही जल की कमी से घास होते हैं, और घास स्थलों में गर्मियों के सीज़न में या शुष्क मौसम में आग लग जाती है, जिससे अगर वहाँ कोई प्लांट डेवलप कर रहा होता है, कोई पेड़ डेवलप कर रहा होता है, तो वो झुलस जाता है और फिर वो जल जाता है, और इस तरह से यहाँ पे वन पारितंत्र डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट MES पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है। यानी कि जो आपका मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की किसकी बात कर रहा है। पहला कह रहा है खाद्यान्न और जल का उत्पादन की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है जलवायु और रोग के नियंत्रण की बात करता है। तीसरा कह रहा है पोषक चक्र और फसल परागण की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है विविधता अनुरक्षण की बात कर रहा है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है आपकी पृथ्वी सम्मेलन का, बल्कि ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है। आपको बताना है ये किसको संदर्भित करता है, ये किससे संबंधित है। आपके लिए नया है मुझे पता है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पोषण चक्र और फसल परागण से जुड़ा हुआ है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाजुक पारितंत्र के उदाहरण हैं। इनमें से कौन से हैं जो नाजुक पारितंत्र हैं, जो आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से समाप्त हो सकते हैं, आसानी से संकट या परेशानी में आ सकते हैं। पहला कह रहा है पर्वतीय पारितंत्र। दूसरा कह रहा है द्वीपीय पारितंत्र। तीसरा कह रहा है सदाबहार वन पारितंत्र। और चौथा कह रहा है प्रवाल भित्तीय पारितंत्र।
बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो नाजुक पारितंत्र है, जो आसानी से टूट सकता है, आसानी से जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग? तो निश्चित ही बच्चा लोग बहुत ही शानदार है और धीरे धीरे करके जो आप पढ़ रहे हैं उससे व्यवहारिक जानकारी को भी रिलेट करके उत्तर दिया कीजिए, तो आपको आसान लगेगा। सिर्फ फैक्ट भी नहीं और सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं, दोनों यूज़ कीजिए, ज्ञान भी कॉमन सेंस भी, तो याद रखेंगे सभी हो जाएंगे। आपको पता है कि जो आपका प्रवाल भित्ति है ये बहुत ही नाजुक पारितंत्र है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा तुरंत प्रभावित होगा। आपको पता है कि आपका पर्वतीय पारितंत्र बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगा बर्फ़ पिघलेंगे। आपको पता है कि द्वीपीय पारितंत्र बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत जल्दी समाप्त होंगे। तो पहला, दूसरा और आपका चौथा का ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपके सदाबहार वन भी शामिल किए जाएंगे। जो कि सदाबहार वन, आपको पता है कि ये भी क्या है, ये भी आपके ये वन भी क्या होते हैं, कोई बहुत स्थिर पारितंत्र थोड़ी हैं। वो तो वर्षा के आधार पे निर्धारित हैं। अगर 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा हो रही है तो ये वन उपस्थित होंगे। अगर पानी की कमी हुई तो ये वन फिर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो निश्चित ही ये सभी हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये तीन तो आपको पता ही था, जलवायु परिवर्तन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, लेकिन आप इसको भी जान लीजिएगा, ये भी आपका नाजुक पारितंत्र है। तो सारी बातें आपकी सही हैं और उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत में ज्वार नदमुखी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन कौन सा है जो भारत में ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ज्वार नदमुख मैंने आप लोग को बताया था कि जब नदियाँ समुद्र के पास पहुंचती हैं और वहाँ पे ऊंचा होता है, ढाल और ऊंचाई से समुद्र में गिरती हैं, तो वो ज्वार नदमुख कहलाता है। और अगर नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते आधार तल तक पहुँच जाती है, समतल हो जाती है, आधार तल के बराबर हो जाती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख आप सभी को पता है, इसको एस्चुरी भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो एस्चुरी है? पहला कह रहा है डायमंड हर्बल, दूसरा कह रहा है पेन्नार मुहाना, तीसरा कह रहा है दोनों, चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, आपके लिए न्यू होगा लेकिन याद रखिएगा। डायमंड हार्बर का आपने नाम सुना होगा ना, जो आपके जो हुगली नदी है जहाँ पे समुद्र में गिरती है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है डायमंड हार्बर। ये भी आपके एस्चुरी है। और आपका पेन्नार का मुहाना ये आपके आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये भी आपका एस्चुरी है। तो याद रखिएगा, पूर्वी तट पे भी कुछ एस्चुरीज़ के उदाहरण आपको मिलेंगे। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में है और जो पेन्नार का मुहाना है ये भी नदी है, आपको पता है, ये आंध्र प्रदेश में अपना एस्चुरी बनाती है। तो ये दोनों आपके एस्चुरी के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है, दूसरा कह रहा है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा राज्य में है, तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है और आप सभी को ये पता होगा क्योंकि लगभग सभी राष्ट्रीय पार्क, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और आपके अभयारण्य मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है। अगर आप रिवीजन करते हैं, नोट करते हैं, तो आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। तो आपका क्या सही है बच्चा लोग? दोनों सही है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क आपके असम में है और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क आपके उड़ीसा में है। और भीतरकनिका जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आप सभी को पता होगा, ये घड़ियालों के संरक्षण से हैं। और आपका ओरी ओरी जो रिडले है, इसके लिए भी वहाँ पे बना हुआ है कोई गहिरमाथा, याद होगा राष्ट्रीय पार्क। दोनों बातें सही हैं। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि फर्न, ये है आपका फर्न है। फर्न छाया के लिए अनुकूलित है। क्या फर्न छाया में भी डेवलप कर जाते हैं? दूसरा कह रहा है अकेसिया, कह रहा है ये जड़ विहीन होते हैं। तीसरा कह रहा है जलकुंभी, कह रहा है इनके फूले हुए पर्णवृत्त होते हैं, यानी इनकी पत्तियां फूली हुई रहती हैं। चौथा कह रहा है राइजोफोरा, कह रहा है ये जरायुजता को बताता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और नया भी होगा। तो क्या है जो कि सही नहीं है, आपको वही बताना है। आपके हिसाब से कौन सा है जो सत्य नहीं है बच्चा लोग? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका अकेसिया है, ये बहुत, इसमें जो जड़ होता है ये विकसित होता है।
विकसित होता है। जड़ तंत्र विकसित अवस्था में होता है, विहीन नहीं होता बल्कि विकसित होता है। और फर्न छाया के लिए अनुकूलित है। जलकुंभी आप सभी को पता है कि इसकी फूली हुई पत्तियां होती जिसमें वायु भरा होता है, जिसकी वजह से पानी पे तैरता है। और राइजोफोरा ये रेड लाल मैग्रोव की प्रजाति है जो कि जरायुजता को दर्शाता है। तो आपका केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को उनकी मध्य कुल प्राथमिक उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आप लोग गलत नहीं करेंगे। मैंने आपको उत्पादकता घटते हुए बताया था, और जैसे जैसे जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं उत्पादकता घटती है, ये भी रीज़न है। और दूसरा ये भी कि वहाँ की स्थिति कैसी है। तो आपको बताना है कि विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हैं आपके सामने, और इनकी जो उत्पादकता है वो घटते क्रम में बतानी है, सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम। देखिए, सवाना है, शीतोष्ण घास स्थल है, शीतोष्ण शंकुधारी वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप सभी को पता है कि जो आपकी पृथ्वी है, यहाँ जीरो के पास सदाबहार वन होते हैं। जैसे उससे हम ऊपर जाते हैं, कर्क और मकर के पास मोस्टली पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उसके बाद जब आप और ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण आपके सदाबहार वन होते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर आपके पर्णपाती, और महाद्वीपों के बीच में भी पर्णपाती शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको शंकुधारी वन मिलते हैं। और इन शंकुधारी और इन क्षेत्रों के आसपास जो है नीचे के क्षेत्र में आपके शीतोष्ण घास स्थल मिलते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। आपके सामने कूट भी है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम में है। बी में है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। सी में है चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। डी में है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका सबसे पहले तो होगा, क्या हो जाएगा, पर्णपाती वन। पर्णपाती जो है इसका जो स्थिति होता है ये बेहतर होता है, यानी कि उत्पादन इसमें अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद आपका जो आएगा सवाना, चूँकि उष्णकटिबंधीय घास है ना, तो वन से इसका उत्पादकता कम होती है। वनों की उत्पादकता घास स्थल से ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सवाना, यानी कि 4 के बाद पहला आ जाएगा। आपको उत्तर मिल गया है। इसके बाद आपका आएगा शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन, और इसकी अपेक्षा घास स्थल का और भी कम उत्पादन होगा, यानी कि जंगल से, वन से उत्पादकता, घास का उत्पादन जो है वो क्या है, प्राथमिक उत्पादन कम है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, पर्णपाती, फिर सवाना, फिर शीतोष्ण शंकुधारी वन और फिर घास स्थल। क्योंकि वनों में सबसे कम उत्पादकता शीतोष्ण जो है शंकुधारी वन का होता है, और घासों में सबसे कम उत्पादकता शीतोष्ण घास स्थल का होता है। इसलिए आपका ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूट्रीफिकेशन क्या है। पढ़ाई हूँ मैं आप लोगों को यूट्रीफिकेशन, मैं पढ़ाई हूँ बच्चा लोग। मैंने झील पढ़ाया था, यूट्रोपिक, यूट्रीफिकेशन, यूरोट्रॉपिक करके मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको पता हो तो याद हो कि यूट्रीफिकेशन सबसे लास्ट वाला ऑप्शन था। तो इस हिसाब से आपका क्या सही है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में शैवालों की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं, और इन शैवालों के मरने पर इसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है, औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में वांछित पोषक तत्वों के अंतर को कम कर जल में रहने वालों की वृद्धि को कम करता है तथा ऑक्सीजन का कम सृजन होता है। तीसरा कह रहा है, जल में तेल का प्रसार जिससे सतह पर तेल की परत बन जाती है तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। चौथा कह रहा है, इनमें से कोई भी नहीं है। बताएंगे यूट्रोफिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। मैंने आप लोगों को बताया था, यूट्रोफिकेशन या यूट्रॉपिक झील वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो पदार्थ हैं, जैविक चीज़ें हैं, अपशिष्ट हैं, कचरा है, आ जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्गिल ब्लूम हो जाता है, शैवालों का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब ये शैवाल बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं तो सड़ने लगते हैं, और जब सड़ने लगते हैं तो इनको खाने वाले जीव आ जाते हैं, और जो जीव हैं ये ऑक्सीजन की उपलब्धता में ही उनका अपघटन करेंगे, और जब अपघटन करेंगे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
BOD क्रिएट हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद है याद होगा, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी हैं। आगे देखिए, कौन सा का निम्नलिखित में से सर्वाधिक BOD स्तर हो सकता है। चलिए आपके सामने और भी बेहतरीन प्रश्न आ गया है। इनमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा BOD पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ होगा, यानी कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है शुद्ध जल का, दूसरा कह रहा है नगर पालिका सीवेज का, तीसरा कह रहा है दुग्ध उत्पादन अपशिष्ट जल का, और आपका दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल का, और चौथा कह रहा है लुगदी सीवेज का। बताएंगे बच्चा लोग किसका BOD सबसे ज़्यादा होगा। इसमें से कौन सा चीज़ अगर पानी में जाता है तो वहाँ की BOD सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा कचरा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा एल्गल ब्लूम और सबसे ज़्यादा वहाँ पे सड़ने गलने का काम होगा। तो आपके लिए बिल्कुल नया है, मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग किस में कन्फ्यूज़ होंगे, आप लोग दूसरे में और चौथे में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की संभावना है। याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही सही है। जो आपकी लुगदी सीवेज होता है ये ज़्यादा पानी को तेज़ी से गाढ़ा और गंदा करने का काम करता है, अपारदर्शी करता है, मतलब ये बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी करेगा। तो लुगदी सीवेज आपका सबसे ज़्यादा BOD क्रिएट करता है, याद रखिएगा। आपका शुद्ध जल तो सबसे कम BOD कर सकता है। लीजिए आगे आपके सवालों का उत्तर आपको बताना है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं गया है। कह रहा है कि शुद्ध जल का BOD 1 से 3 होता है। कह रहा है नगर पालिका सीवेज का BOD 500 से 1000 होता है। कह रहा है दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल का BOD 2000 से 15000 होता है। और कह रहा है लुगदी सीवेज का जो BOD है ये 10000 से 15000 होता है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है, और ये आपके लिए बिल्कुल न्यू फैक्ट है, मुझे पता है। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे चीज़ें भी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं जो आप लोगों को ना पता हो, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें भी जान जाए। हालांकि पढ़ने का और किसी चीज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है, इतने फैक्ट इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको आप पढ़ते रहें, ढूंढते रहें तो जीवन समाप्त हो जाए। तो PhD नहीं करना है, बल्कि जितना पढ़ रहे हैं उसको मजबूत रखना है, ताकि आप उसी के बल पे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, क्वालिफाई हो सके एग्ज़ाम को। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका दूसरा नहीं है, क्योंकि इसकी जो BOD होती है ये 100 से लेकर के 400 होती है, 100 से 400 होती है, इसलिए गलत है। बाकी देखिए लुगदी का सबसे ज़्यादा है 10,000 से लेके 15,000 तक। तो आपका यही सुमेलित नहीं है दूसरा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। याद रखिएगा सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम को यहाँ दिया हुआ है, इस हिसाब से आपको अब बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर से देखिए आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरा कह रहा है विश्व में सूचीबद्ध आर्द्र भूमियों का सबसे बड़ा क्षेत्र कनाडा में है। तीसरा कह रहा है रामसर शहर ईरान में स्थित है। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही है। और ये फैक्ट भी आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको याद कर लेना है, और जब लंबा समय हो जाए तो एक बार रिवीजन भी कर लेना है। एक बार क्या बार बार रिवीजन कर लिया कीजिए। जब भी कहीं एग्ज़ाम देने जाएँ तो सारी चीज़ों को टाइम देके रिवीजन कर लें, नया ना पढ़ें बल्कि पढ़े हुए को मजबूत करें। तो आपकी सारी बातें सही हैं। सूची में आपके रामसर में सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल यूनाइटेड किंगडम का है, और विश्व की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है वो कनाडा की है, और ईरान शहर में स्थित है आपका रामसर कैस्पियन सागर के पास। सारी बातें सही हैं। अगला देखिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कौन सा है जो सही नहीं है। कह रहा है जैव मंडल के श्रेणीकरण और उपश्रेणीकरण का सही क्रम जैव मंडल, जीवोम, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या और व्यक्ति है। क्या ये बात सही है कि अगर हम जैव मंडल का श्रेणीकरण करें और उसका उप श्रेणीकरण करें तो क्या ये क्रम सही होगा कि पहले जैव मंडल आएगा, फिर जीवोम, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर समुदाय, फिर जनसंख्या और फिर व्यक्ति। क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। देखिए दूसरा कह रहा है मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा कुछ प्रमुख जीवों हैं। क्या मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा कुछ महत्वपूर्ण जीवों में से एक हैं। तीसरा कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा कह रहा है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उष्ण मरुस्थलीय और अति उष्ण मरुस्थल में विभाजित होता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है।
देखिए तीनों ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आप चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है, इनमें से कोई एक है जो सही नहीं है और आपको वही बताना है। तो क्या है जो आपका सत्य नहीं है, तो आपका जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि मरुस्थल पारितंत्र दो होता है, एक उष्ण और एक शीत। उष्ण और शीत होता है, उष्ण और अति उष्ण नहीं होता, बल्कि उष्ण होता है, शीत होता है, यानी कि गर्म और दूसरा ठंडा। ये गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, स्थल पारितंत्र 3 होते हैं, एक वन होता है, एक घास होता है और एक मरुस्थल होता है। और मरुस्थल, वर्षा वन, टुंड्रा ये सब कुछ जीवोम है, आज ही आपने देखा था बहुत सारे प्राकृतिक जीवोम। और ये भी सही है कि सबसे पहले सबसे बड़ा जैव मंडल है, फिर जीवोम है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर समुदाय है, फिर जनसंख्या, फिर व्यक्ति, व्यक्ति से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से जीवोम और जीवोम से आपका जैव मंडल बनता है। तो बच्चा लोग केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है और वो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति जगत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वनस्पति जगत से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है, और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। पहला कह रहा है शैवाल स्वपोषी होते हैं जो हरे क्लोरोफिल रंजक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ शैवाल में लाल, पीला, नीला आदि रंजक होते हैं। तीसरा कह रहा है कवक के हरे रंजक नहीं होते। और चौथा कह रहा है कवक स्वापोषी होते हैं। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। वनस्पति जगत के बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये स्वापोषी नहीं है। बाकी सही है, आपका शैवाल स्वापोषी होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल जो है कलर कलर के होते हैं, इसीलिए देखिए लाल सागर को लाल सागर कहते हैं, क्योंकि लाल शैवाल पाए जाते हैं। और आपके कवक भी इन्हीं की वजह से कलरफुल दिखते हैं। तो आपके कवक के हरे रंजक नहीं होते, बिल्कुल सही है, ये कलरफुल नहीं होते, इनको कलर शैवालों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवालों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है शैवाल समुद्री शैवालों का प्रयोग खाद्य के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें निम्न पोषक तत्व होते हैं। दूसरा कह रहा है लैमिनेरिया और फ्यूकस दो ऐसे समुद्री शैवाल हैं जिनका उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। तीसरा कह रहा है एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग दवा उद्योग, फोटोग्राफी, धातु लेपन आदि में किया जाता है। चौथा कह रहा है समुद्र में प्रायः हरे, नीले, लाल तथा भूरे शैवाल मिलते हैं। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल याद करके रखना है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एकदम ये सब आयोग में पूछे हुए हैं, याद रखेंगे बच्चा लोग। जो सही नहीं है वो पहला, क्योंकि शैवालों में बहुत ज़्यादा पोषकता पाई जाती है और अगर पोषकता होगी तो निश्चित ही उसका क्या होगा, खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पोषकता क्यों नहीं पाई जाएगी। भोजन के रूप में, सलाद के रूप में, हर चीज़ के रूप में बहुत सारे शैवालों का उपयोग होता है। जैसे देखिए लैमिनेरिया और फ्यूकस ऐसे है जिसका पशु चारे के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो पौष्टिक है। एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग दवा उद्योग और फोटोग्राफी, धातु लेपन आदि में किया जाता है। समुद्र में पाया हरे, नीले, लाल और भूरे रंग के शैवाल मिलते हैं। तो आपका केवल और केवल पहला सही नहीं है, बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें पर्यावरण मनुष्य के लिए उपयोगी लाभ उत्पन्न करता है, जैसा कि आर्थिक सेवाएं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। इनमें से कौन सी सेवा है जो आपको पारिस्थितिकी तंत्र से मिलता है, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है। कह रहा है फसलों का परागण, क्या आपका पारिस्थितिकी तंत्र फसल परागण करता है। दूसरा का स्वच्छ जल और हवा का प्रावधान, क्या ये हमारे लिए स्वच्छ जल और हवा का प्रावधान यानी कि व्यवस्था करता है। तीसरा कह रहा है पर्यावरणीय खतरों का सामना, क्या ये हमारे लिए करता है। चौथा कह रहा है कार्बन का पृथक्करण, क्या ये कार्बन का पृथक्करण करता है। क्या ये सभी चीज़ें करता है। आप बताएंगे बच्चे लोग। बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, अंडरस्टैंडिंग का है, तो गलत बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट अकेले क्या क्या देता है। प्लांट्स और ऐसे ही चीज़ों से तो मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तो निश्चित ही आपके लिए पारिस्थितिकी तंत्र एक अनमोल खजाना है।
जो कि ये सारी चीज़ें देता है। फसल का परागण इनकी वजह से होता है। स्वच्छ जल और हवा का प्रावधान यही करते हैं। पर्यावरणीय जो खतरे हैं, जो दिक्कतें हैं, उससे भी ये हमें बचाते हैं। और कार्बन का पृथक्करण भी तो करते हैं। वायुमंडल से कार्बन को लेकर के भोजन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अत्यधिक उपयोगी वह वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तरी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में साल, सागौन, चंदन, शीशम इत्यादि शामिल हैं। ये वन हैं। ये कौन से वन हैं जिनकी विशेषता बताई गई है, जहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी और ये उत्तरी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। और साथ ही इनमें साल, सागौन, चंदन और शीशम शामिल हैं। कौन से वन हैं बच्चा लोग? पहला कह रहा है सदाबहार वन, दूसरा कह रहा है पर्णपाती या मानसूनी वन, तीसरा कह रहा है पर्वतीय वन और चौथा कह रहा है ज्वारीय वन। मेरे बच्चों को तो ये सॉल्व करने में ज़रा भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बताया है कि वर्षा के आधार पे कितना सेंटीमीटर वर्षा होगा तो कैसा वन होगा, सदाबहार वन कब होगा, आर्द्र पर्णपाती कब होगा, शुष्क पर्णपाती कब होगा, घास कब कब होगा, मरुस्थल कब होगा, सब कुछ बताया है। तो तुरंत समझ में आ गया कैसा होगा। पर्णपाती वन है और मानसूनी वन है, आर्द्र पर्णपाती वन है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है यह प्रमुखतः 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दूसरा कह रहा है यह अवसादी चट्टानों के अपघटन में सहायक होते हैं। तीसरा कह रहा है यह पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। चौथा कह रहा है यह कार्बन के अच्छा सिंक होता है। और फिर पांचवा कह रहा है ताज़े पानी में यह बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। और छठा कह रहा है यह वातावरण में होने वाले पानी के नुकसान को कम करते हैं। आपके सामने देखिए कूट भी है। ए में है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। बी में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। सी में है दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। और डी में है सभी। एक बार फिर से ऑप्शन को देख लीजिए, कौन सी बातें हैं जो आपके मैंग्रोव के बारे में सही हैं, और आप सभी को इसका उत्तर बताना है। काफ़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग। तो आपको पता है कि पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा है कि ये उष्ण और उपोष्ण दोनों में होता है। स्वच्छ पानी में भी होता है, खारे पानी में भी होता है। स्वच्छ में कम डेवलप करता है, खारे में ज़्यादा डेवलप करता है। अवसादी चट्टानों के अपघटन में सहायक होता है। या पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी करता है। निश्चित ही आपके अच्छा है ये। और यह कार्बन का अच्छा सिंक है, नो डाउट। फिर ये कह रहा है कि आगे आपके पास है 5 और 6। तो उस हिसाब से देखिए, पहला इसमें नहीं है, एलिमिनेट हो गया, पहला होना चाहिए था। और आपका जो है कह रहा है कि आपका पाँचवा, देखिए हमारे हिसाब से तो पाँचवा बहुत अच्छा सटीक आंसर नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं ग्रो करते हैं निश्चित ही। तो लेकिन आयोग ने क्या किया है, डी ऑप्शन को सही किया है। हालांकि ताज़े पानी में यह बेहतर तरीके से बढ़ते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन पानी में भी, स्वच्छ पानी में भी ये डेवलप करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ये खारे पानी में करते हैं। तो आयोग ने उपरोक्त सभी को माना है, तो हम भी मान लेते हैं। हालांकि हमारे हिसाब से तो ये पांचवा ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आयोग के हिसाब से सारे सही हैं। कि आपका पहला भी सही है कि उपोष्ण और शीतोष्ण में मिलते हैं, और ये अवसादी चट्टानों के अपघटन में सहायक होते हैं। यह पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। कार्बन का अच्छा सिंक है ये, मैंने आपको बताया था। पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, औषधि भी उपलब्ध कराते हैं, लकड़ियाँ भी उपलब्ध कराते हैं, और चक्रवातों से स्थल की सुरक्षा भी करते हैं, जीवों का आवास भी हैं। और क्या क्या बताएं बच्चा, बहुत सारी चीज़ें बताएं है ना। तो ये आपकी सारी बातें सही हैं आयोग के हिसाब से, तो याद रखिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से पाँचवा सही नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए आयोग ने कहा है तो मान लेते हैं। आयोग की अपनी ही मर्जी चलती है, कुछ भी वो मान ले वही सही है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये प्रश्नों का संग्रह आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज मैंने थोड़ा जल्दी कोशिश किया, क्योंकि आज बहुत समय हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले दिन बेहतरीन प्रश्नों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।